चलिए ठीक है, देखिए हमारा लास्ट का जो डिस्कशन चल रहा था कल मोशन फोर्स वगैरह पे चल रहा था, है ना। उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोशन फोर्स वगैरह से आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या कुछ है। तो एक बार पहले तो हम कल का देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बार सभी ध्यान देना कि कल के हमने 3 फॉर्मूले अलग अलग लिखे, उसके बाद उनके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ा था, उसी को देखते हैं एक बार। देखना, सबसे पहले यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या कहने का मतलब एक समान रूप से त्वरण के क्षेत्र में गति, ठीक है। एक समान रूप से त्वरण के क्षेत्र में गति, जहां यानी कि एक समान त्वरण हो। त्वरण या एक्सेलरेशन पहले समझना, फिर आज फोर्स की तरफ भी चलेंगे। एक्सेलरेशन जिसे कहा जाता है, त्वरण दिखाते हैं स्मॉल a से, इसका मतलब ही होता है वेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज dv अपॉन dt को कहा जाता है a, यानी कि एक्सेलरेशन। कई जगह आपको ये भी मिलेगा v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t, या t2 माइनस t1 भी कह सकते हैं, इसको a कहेंगे। यानी कि मान लीजिए आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और 10 किलोमीटर पर आवर हो गए, तो 10 माइनस 5 और कितना टाइम आपने ये होने में लिया ये निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि रेट चेंज किसका, वेलोसिटी का क्या कहलाता है, त्वरण या एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब जो त्वरण है वो एक समान हो, ठीक है। यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेट चेंज हो रहा हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा हो, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके लिए मैंने आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखाए थे। जैसे अगर आपको याद हो तो v, u, s, a और t, इन टर्म के हिसाब से ही वो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, सॉरी e फाइनल है, ठीक है। e v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल है। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, a होगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, t होगा टाइम यानी कि समय। इतने में कोई इशू नहीं होगा, ये हमने कल किया था, ठीक है। ये याद करना था आपको आज, ताकि आज हम इसके आगे का डिस्कशन करें। अब इसके आगे का देखना, सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूले हम एक बार देख लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान से देखिएगा ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक और है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी s, u, a, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। फिर एक और आप देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें भी v, u और a और s कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी कि ये सदिश मात्रक होते हैं, सदिश मात्राएं हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इन तीनों का मतलब क्या है वो देखिए। सबसे पहले इन तीनों के हिसाब से, ताकि हम क्या कर सकें, न्यूटन्स लॉ की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। न्यूटन्स लॉ समझने के लिए, ये न्यूटन्स की इक्वेशंस भी कहलाती हैं, तो इनको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ये 3 इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 कब हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन हो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी कि एक समान त्वरण में गति हो, तो ये 3 फॉर्मूले आपके लगेंगे, ठीक है। ये तीनों उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये तीनों आपके उतर गए, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके यूजेस की, या फिर ये क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में। मान लीजिए आपका प्रारंभिक वेग, आप 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई,
5 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब आप चलते हैं उस समय पे आपका जो एसेलरेशन है या त्वरण है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड का है। एसेलरेशन 1 किलोमीटर पर सेकेंड है या त्वरण 1 किलोमीटर पर सेकेंड का है। और आप ऐसे चलते चलते इसी स्पीड से चलते हुए 40 मिनट चलते हैं, मान लीजिए 40 मिनट चलते हैं, ठीक है। वैसे आपका चलिए ठीक है चलेगा इतना, 40 मिनट ऐसे ही चलते हैं आप, ठीक है। 40 मिनट को भी कम कर लेते हैं ताकि सेकंड में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा शॉर्ट रख लेते हैं। 4 मिनट चलते हैं आप, केवल 4 मिनट चलते हैं। 4 मिनट का मतलब आपका हो गया 60 × 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 240 सेकेंड्स। 240 सेकेंड आप चले 1 किलोमीटर पर सेकेंड की एसेलरेशन और 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू किया। तो जब आप चल रहे हैं 4 मिनट, तो 4 मिनट बाद आपका वेग कितना होगा, ये अगर क्वेश्चन आए तब ये फॉर्मूला लगेगा v = u + at का। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, a और t, चारों चीजें निकाल सकते हैं। v निकालना है तो v = u + at होता है फॉर्मूला। सो v = u कितना है 5 प्लस a कितना है 1 और t कितना है 40। तो आप देखेंगे कि 40 + 5 इज 45 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो जाएगी। 5 किलोमीटर से 45 किलोमीटर आपकी स्पीड हो जाएगी, कितना 4 मिनट चलने के बाद, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आप इस सेंस में देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप एस भी निकाल सकते हैं। जैसा मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है जिससे आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने कार चलानी शुरू की। तो जब आप कार चला रहे थे तो आप 6 घंटे के लिए चले, 6 आवर आपने ट्रेवल किया और 6 आवर ट्रेवल करने के दौरान आपकी जो गाड़ी थी उसका एसेलरेशन 0.5 किलोमीटर पर आवर था मान लीजिए, क्योंकि मैं यूनिट चेंज करने के वजह से सिंपल सी यूनिट मान रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको खुद ही इसको फिर काम करना पड़ेगा, है ना, इसी हिसाब से इसको रख लेंगे आप। अब अगर आप यहां से देखें हमें क्या क्या दिया गया है, तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, t टाइम दिया हुआ है और ये जो है आपका एसेलरेशन दिया है। अब देखिए v तो दिया नहीं है, तो चाहे तो आप v निकाल लीजिए, लेकिन v की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विस्थापन बताइए इसके साथ चलने पे। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, दैट इज s = ut, यानी कि 50 × 6 प्लस हाफ ऑफ a कितना है 0.5 a × t²। तो t² आपका ये हो गया। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 300 प्लस, यहां आप देखेंगे तो ये हाफ 3 टाइम्स कैंसिल और ये आपका आएगा 3 × 3। तो यहां से आप देखेंगे ये हो गया 309 किलोमीटर, या जो भी आपने यूनिट मानी हुई है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन आप v² = u² + 2as से भी सॉल्व कर पाएंगे। ये तो तब रही जब आपका जो मोशन चल रहा है वो लीनियर मोशन है। अब मान लीजिए लीनियर मोशन ना होकर के अप एंड डाउन मोशन आपने स्टार्ट कर दिया, तो मान लीजिए आप पहली चीज तो मोशन इन ग्रेविटेशन कर रहे हैं, यानी कि आप एक चीज तो जब आप गुरुत्व क्षेत्र में गति कर रहे हो, ग्रेविटेशन में गति कर रहे हो, यानी कि आप जमीन के बल के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के प्रभाव में गति करने वाले हैं, यानी कि या तो आप धरती से ऊपर किसी चीज को फेंकने वाले हैं या ऊपर से कोई चीज नीचे गिरने वाली है। इसको क्या कहेंगे हम, मोशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी। अब ध्यान से सुनिए, पहली चीज तो गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो बीच में आती रहती हैं इनको भी नोट कीजिएगा। एक होता है गुरुत्वाकर्षण जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं ग्रेविटेशन, ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा ग्रेविटेशन। ये जब आपका बाद में ग्रेविटेशन आएगा तो और बात करेंगे, फिलहाल इतना समझिए। एक को कहा जाता है गुरुत्व और गुरुत्व का मतलब होता है ग्रेविटी। दोनों में क्या अंतर है कोई बता सकता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण में
एक भारी या द्रव्यमान वाला कोई पिंड, m1 द्रव्यमान का कोई पिंड किसी दूसरे m2 द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। कोई भी दो पिंड जब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या कोई भी मास वाले दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसे ग्रेविटेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और सूरज हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ग्रेविटेशन है। मंगल और शुक्र है, अगर बल लगाते हैं तो वो क्या है, ग्रेविटेशन है। अर्थ है, आप अर्थ पे गिर रहे हैं, क्या है, ग्रेविटेशन है। अब यहाँ पे सुनिए, जब ये दोनों पिंडों में से कोई एक अर्थ हो तब इसी ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो पिंड एक दूसरे को खींच रहे थे, दो बॉडीज खींच रही थी, तो वो क्या था, गुरुत्वाकर्षण था। उसमें से एक चीज अगर पृथ्वी हो जाए तो वही बल गुरुत्व कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। पृथ्वी अगर किसी चीज को खींचती है या पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है या द ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी, या पृथ्वी की उपस्थिति के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। बस इतना ही अंतर है। तो जब भी आप गुरुत्व के क्षेत्र में गति कर रहे हो या ग्रेविटी के साथ गति कर रहे हो, उस समय ये समीकरणें थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती हैं। यही गति की समीकरणें बदल जाएंगी, बशर्ते कि गुरुत्व के समय में भी एक्सेलरेशन g, जो यहाँ त्वरण a था वो त्वरण यहाँ g हो जाता है। इस g को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी की वजह से लगने वाला जो गुरुत्व है उसे क्या कहा जाएगा, स्मॉल g, या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ये g है। यहाँ पे आपको a बदल गया g में, पहली चीज a g में बदल गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ g a के इक्वल होता है अप्रॉक्स, यहाँ जो यहाँ a था गुरुत्व के प्रभाव में वो g हो जाएगा, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है। अब आप चीज को ऊपर या नीचे फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाइट में चेंज हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले आपके क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। जैसे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at था, a की जगह में gt, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू t। अगला फॉर्मूला अगर आप इधर से देखेंगे s है, s को क्या लिखा जाना चाहिए, h लिखा जाना चाहिए। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut, कोई चेंज नहीं, प्लस हाफ at स्क्वायर को प्लस gt स्क्वायर करेंगे। दूसरी चीज v स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, u स्क्वायर भी अपनी जगह रहेगा, पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो क्या होगा, प्लस 2a को लिखेंगे g, s को लिखेंगे h। बदल गए फॉर्मूले इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन। प्रश्न यही रहेगा जब यहां भी पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछे v वेलोसिटी के साथ आपने किसी चीज को धरती से ऊपर की तरफ फेंका, तब वो आपको त्वरण नहीं बताएगा। त्वरण या g की वैल्यू आपको अपने आप से याद रखनी पड़ेगी, जो होती है 9.8। कभी कभार आप इसको 10 रख सकते हैं। कभी कभार का मतलब आप अगर एग्जाम में इसे सॉल्व कर रहे हैं आपके, तो 9.8 रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आंसर जो है वो आपके 9.8 के वैल्यू के अकॉर्डिंग दिए हुए हों। अगर क्वेश्चन में उसने लिखा नहीं हो कि z इज इक्वल टू 10, और आपके क्वेश्चन में ऑब्वियसली z इज इक्वल टू 10 नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh तो हो गया, लेकिन मान लीजिए यही मोशन है, आपने चीज को ऊपर फेंका और नीचे फेंका, तो अंतर आना चाहिए। एक ही बॉडी है, यही चीज है। जब ये लीनियर मोशन कर रही थी तो आपने ये फॉर्मूले लगाए। अब ये चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, नीचे आ रही है तो भी फोर्स लगेगा। जब ये ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी, तो क्या होगा, इसके ऊपर जाने का विरोध होगा, अपोज होगा। ऊपर जाने का विरोध होगा, तो ऊपर जाने का जब विरोध हो रहा है इस तरीके से, अर्थ है ये बॉडी ऊपर गई तो विरोध होगा, और जब विरोध होगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो इसका मतलब जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही हो, यानी कि अपवर्ड मोशन हो रहा हो, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब चीज ऊपर की तरफ जा रही हो, तो जहां जहां आपको प्लस दिखे वहां वहां क्या लगा देना है, वहां वहां आपको माइनस लगा देना है। फॉर अपवर्ड मोशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब अगर कंडीशन ये हो कि डाउनवर्ड मोशन हो या धरती की तरफ कोई चीज गिर रही हो, नीचे की तरफ मोशन हो, तो क्या होगा, ये धरती है, ये चीज नीचे की तरफ गिरी, अपनी इसकी स्पीड है अलग,
साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूले यही रहेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू, और यहां पर gt ही रहेगा, बीच में आएगा प्लस, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके अलावा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a की जगह g, s की जगह h। ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए अलग अलग मोशंस के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। साथ में जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए भी आपको इन फॉर्मूलों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए भी नहीं पढ़ना है। इन तीनों को नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और जब ये तीनों नोट हो जाएंगे तो इसके बाद फिर हम अपना अगले मोशन की तरफ चलेंगे। एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेंगे थोड़ा सा, यानी कि प्रक्षेप्य गति देख लेंगे, और उसके बाद सर्कुलर गति या सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गतियां देख लेंगे। ये तीनों उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, ठीक है। इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो इनसे आएंगे वो गलत नहीं करने हैं आपको, ठीक है, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा, सबसे पहले एक थोड़ा सा प्रक्षेप्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल, इसकी अपनी एक गति होती है। क्लास 11th के अंदर इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन है। यहाँ मैं इसलिए ये ले आया जर्नल के अंदर कि थोड़ा बहुत बाद में पढ़ना है ही, तो जब गति की बात चली रही है तो यहाँ समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। मान लीजिए ये एक सरफेस है, मान लीजिए कोई घास का मैदान वगैरह है, आप यहाँ पर थे, तो अब अगर आपको बॉल फेंकनी हो तो आप कैसे फेंकेंगे? इधर की डायरेक्शन में फेंकेंगे। तो जैसे ही आपने बॉल फेंकी, मान लीजिए बॉल ऐसे गई और इधर गिरी, तो इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, और आपने जब बॉल फेंकी तो वो पॉइंट बी पर पहुंची। ये जो मोशन आपको दिखा, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति, इसे कहा जाएगा प्रक्षेप्य गति। देखिए इतनी दूरी ट्रेवल की कहा जाए आपसे तो आप कहेंगे लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो दूरी ऐसे है वह दूरी ऐसे बढ़ गई है, बशर्ते कि इन दोनों के बीच का विस्थापन तो अब समान ही रहेगा। अब मान लीजिए एक और प्रोजेक्टाइल आया और वो ऐसे गया, संभव है? बिल्कुल। अब देखिए जब ये मोशन हो रहा था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल निकालिए तो आप क्या करेंगे? ये एक टेंजेंट जो है इसके ऊपर खींच लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? थीटा एंगल है। यानी कि आपने बॉल को ऐसे पकड़ा और थीटा एंगल बना के फेंका फर्श के साथ ऐसे। तो ये जब आपने फेंका तो फर्श के साथ आपका जो एंगल बना वो कहलाएगा थीटा एंगल, और A to B। अब एक चीज देखिए, पहली चीज ये है प्रक्षेप्य का पथ, यानी कि वे ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको y एक्सिस के साथ हम डिनोट करेंगे। और यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे इतनी दूरी को, इसको कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाएगा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये रेंज है, यहां पर प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट हाइट को गेन करेगा। सबसे ऊंचा जहां पर बॉल होगी वो ये जगह होगी, तो इसको कहा जाएगा दी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य की सर्वोच्च ऊंचाई, प्रक्षेप्य का परास, रेंज को कहा जाता है परास। इतना शायद आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ये होती है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। चलिए अच्छा, और एक चीज इसके अंदर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी देखने के लिए मिलेगा। जब यहां से बॉल उड़ी और यहां गिरी, इसके बीच में जितना टाइम उसने लिया उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। क्या कहा जाता है? उड्डयन काल। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसी तरीके से। इसके फॉर्मूले अभी लिखा दूंगा मैं आपको।
ये लिख लीजिएगा उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी चीज़ें होप्स हो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अगर आपको इसके बारे में बता दूं कि मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट चलना शुरू हुआ x जगह से और y a पॉइंट से चला b पे गिरा, तो यहाँ पे अगर वो आपसे वेलोसिटी पूछ ले, प्रोजेक्टाइल का वेग पूछे, तो आप क्या कहेंगे, द v, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा v के फॉर्म पे लिखा देता हूँ, u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस g t j कैप। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, हमें जो निकालने के लिए पूछेगा वो नंबर में पूछेगा, तो हमें इसका मॉड्यूलस निकालना होता है, ना कि ये पूरा का पूरा। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, u होगा यहां से आपने जिस वेलोसिटी के साथ आगे को फेंका, यानी कि u cos थीटा ये वाली वेलोसिटी होती है, u cos थीटा ये वाली वेलोसिटी होती है जो यहां से आपने फेंका। यहां पहुंचने पर वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकालेंगे आप, u यानी कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वो, साथ में एंगल का cos यानी कि cos थीटा, प्लस करेंगे u साइन थीटा, इसी u के लिए u साइन थीटा निकालेंगे जो कि ये होगा। ठीक है, वैसे तो डायरेक्शनली u cos थीटा और u साइन थीटा होना चाहिए, पर ठीक है आपको इतना ज़्यादा जाना नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि डायरेक्शनली थीटा के साथ u cos थीटा बनना चाहिए, तो ये u cos थीटा ये u साइन थीटा होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन क्योंकि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग बनती है और थीटा के साथ x एक्सिस में u cos थीटा बनता है, यहाँ u साइन थीटा बनता है। ठीक है, तो u cos थीटा और u साइन थीटा दो फैक्टर बनते हैं थीटा के। अभी आप जब वेक्टर फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपके उसमें है नहीं, तो ज़्यादा फोकस इस पे नहीं रखना है। फिर भी u cos थीटा u साइन थीटा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, t आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा, उसके लिए फिर आपको अलग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी, अगर इससे क्वेश्चन आए चांसेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, अगर आपको उतारना हो तो उतार लीजिएगा। इसके लिए आपको चलिए ठीक है, x tan थीटा इसको ऐसे लिख लीजिएगा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप कहेंगे x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होगा ये y एक इक्वेशन या एक समीकरण आपको बनाकर देगा कि प्रक्षेप्य का रास्ता कैसा है, पाथ ऑफ दी प्रोजेक्टाइल, वो बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। t यही है टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल होता है t, जिसकी वैल्यू निकलती है 2u साइन थीटा अपॉन g के साथ 2। ठीक है, u साइन थीटा ये निकालेंगे आप, u की वैल्यू दी होगी किस वेलोसिटी से फेंका, और ये एंगल है थीटा, इसका साइन निकालेंगे साइन थीटा, अपॉन में रख लेंगे g 9.8, जो ये आएगा t आपका, ये आएगा आपका प्रक्षेप्य का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा ठीक है, एक ये देख लीजिए r इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, हाइट और रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g।
ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये जो रेंज होगी ये क्या होगी, ये वाली दूरी होगी, ठीक है ये। अच्छा यहां से एक चीज और सोचिए, अच्छा साइन थीटा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? साइन 2 थीटा एक बार ध्यान से समझिएगा, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर साइन 90 इज इक्वल टू 1 है तो इसको 90 बनाने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। इसीलिए एक लाइन यहां से नोट में लिख लीजिएगा कि अ प्रोजेक्टाइल विल गेट हाईएस्ट रेंज, अ प्रोजेक्टाइल विल गेट हाईएस्ट रेंज व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। हिंदी वाले भी लिखेंगे, प्रक्षेप्य अधिकतम परास तब प्राप्त करता है, प्रक्षेप्य अधिकतम परास तब प्राप्त करता है जब प्रक्षेप्य कोण या प्रक्षेपित कोण 45 डिग्री का होता है। यानी कि अगर आप बॉडी को 45 डिग्री में फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी पर पहुंचेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट परास या लॉन्गेस्ट रेंज या सबसे लंबा परास प्रक्षेप्य को किस कोण पर फेंकने से प्राप्त होगा? तो जब हम 45 डिग्री के कोण के साथ किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी तक जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप देखिए, हाँ h का देख लीजिए, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट ये है, ये हाइट का फॉर्मूला है ना कि मैक्सिमम हाइट का, किसी एक पॉइंट पर हाइट निकालने का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं आपसे फिर पूछूं हाईएस्ट कब मिलेगा? जब थीटा हाईएस्ट हो, थीटा हाईएस्ट 90 के साथ आएगा, साइन 90 के हिसाब से 1 निकलेगा, तब यह हाईएस्ट होगा। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल की ये हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2g। किसी भी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन 2g हो सकती है, और अगर आपको किसी भी प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आपको उसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रक्षेपित करना होगा, यानी कि इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में चीज को फेंकना होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, एक और नोट बना के लिख लीजिए उसी के नीचे, रेंज वाले के नीचे, अ प्रोजेक्टाइल विल गेट हाईएस्ट हाइट, a projectile will get highest height when the angle of projection is 90 degree, when the angle of projection is 90 degree। हिंदी वाले भी लिखेंगे, प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपण के बाद प्राप्त करता है, प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करने पर प्राप्त करता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बने प्रोजेक्टाइल से। एक हाईएस्ट हाइट, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, किसी प्रोजेक्टाइल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। तो अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए किसी वस्तु को 10 या 20 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन किया जाता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी संभव है? तो इसका मतलब है कि अधिकतम ऊंचाई के लिए उसे ऐसे फेंका गया होगा, ऐसे फेंका गया है तो यू स्क्वायर की जगह में आप ये रखेंगे 110 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 9.8 ना रख के 10 रख लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे काट लेंगे तो 5 मीटर की हाइट अधिकतम ऊंचाई होगी जो वो प्रक्षेप्य क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इतना ठीक है। ये सारे फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए और साथ में ये दोनों नोट जो मैंने लिखा है ये भी नोट कर लीजिए, इनसे आपका एक प्रश्न बन सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे।
ये तो आपका प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल मोशन भी डिस्कस हो गया, हमारा कवर हो गया। फिर इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस हम एक ही साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ये चैप्टर जो है आपका फोर्स अप्रॉक्स वर्क तक हम पहुंचा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा फिर देखिए एक अगला जो टॉपिक है आपका वो है वृत्तीय गति। या सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे हम, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन की। ये एक वृत्तीय पाथ मान लीजिए, तो इसके अंदर वो सारी गतियां आएंगी जो किसी भी गोल पथ पर की जाती हैं। किसी भी गोल रास्ते पर, गोल मार्ग पर, गोल पथ पर होने वाली गतियां वृत्तीय गतियां कहलाती हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी, यानी कि सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, आर कहा जाता है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर थे और आप चलते हुए इस पॉइंट पर पहुंचे, तो आपने सर्कुलर मोशन किया, वृत्तीय गति की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ए से बी तक जो चले उसका विस्थापन कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी दूरी है जो आपने तय की यहां से यहां तक। अगर मैं आपसे कहूं कितनी दूरी तय की, तो आप मुझे बता देंगे इतनी दूरी तय की। लेकिन ये आपकी दूरी है, विस्थापन नहीं। विस्थापन जो होगा वो आपका वृत्त में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि कोणीय विस्थापन होता है, जिसे थीटा कहा जाता है, ठीक है। ये आप जो चले यहां से यहां तक, ये लीनियर विस्थापन है, रेखीय विस्थापन। इतना जो चले ये रेखीय विस्थापन, ये जो चले हैं आप ओरिजिनली ये कोणीय विस्थापन है, इसे कोणीय विस्थापन कहा जाएगा। तो कितना आपने कोणीय विस्थापन किया ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर थीटा की जो वैल्यू होती है वह ds अपॉन ds इंटू आर लिख लेंगे, क्योंकि रेडियस के साथ साथ ये भी चलेगा आपका, ठीक है। सॉरी, ds अपॉन आर, क्योंकि डेल्टा थीटा निकालना है हमने, ठीक है। मतलब इस तरीके से समझिए कि जब भी आप एक कोणीय विस्थापन को प्राप्त करेंगे, यानी कि ऐसे तो आप अपनी दूरी कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने एक चक्कर इस तरीके से मारा, आप कितना चले आपने नाप लिया, वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेखीय विस्थापन है। लेकिन जब आपने यही दूरी कैसे ट्रेवल की, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल की, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या कोणीय विस्थापन की रखी जाएगी। तो हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ds इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर का रिलेशन होता है, यानी कि डी, ये ठीक है, ये आपका कोणीय विस्थापन बना, ds इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, ये आपका कोणीय विस्थापन बन गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कोणीय त्वरण क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन या dA क्या होता है, ds अपॉन dt, यानी कि लीनियर विस्थापन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां d, अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने थीटा निकाला यहां एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए एक्सेलरेशन से पहले एक काम करते हैं, वेग निकाल लेते हैं, क्योंकि विस्थापन से ds अपॉन dt dv निकलेगा, है ना। dv इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, यानी कि वेग निकालना हो तो दूरी बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय करते हैं। चाल निकालनी हो तो
दूरी बट्टे समय करते हैं, वेग निकालना हो तो विस्थापन बट्टे समय करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। अगर हमें लीनियर निकालनी होती तो हम dv इज इक्वल टू ds अपॉन dt करते। अगर हमें एंगुलर निकालनी हो यानी कि कोणीय वेग निकालना हो, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी जब आपको निकालनी हो, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी जब आपको निकालनी हो तो आप लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये डी ओमेगा डी वी है तो यहाँ अगर डी एस है तो यहाँ क्या होगा डी थीटा। सो डी एस इज इक्वल टू डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होगा, डी थीटा अपॉन डी टी होगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये किसके लिए बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, कोणीय वेग के लिए। और जब आप कोणीय त्वरण निकालेंगे, जब आप कोणीय त्वरण निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कोणीय वेग यानी कि डी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी टी। सारे फॉर्मूले लीनियर के चेंज हो जाएंगे किस में, सर्कुलर मोशन में। तो लीनियर सर्कुलर कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी से यहाँ से आप डी ओमेगा ओमेगा कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, कोणीय वेग और अपना जो रेखीय वेग होता है उसमें क्या संबंध होता है, तो जरा यहाँ से निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ से डी थीटा डी एस अपॉन आर था तो डी एस अपॉन आर इंटू 1 अपॉन डी टी। देखते जाइए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, डी एस अपॉन डी टी इंटू आर हुआ। डी एस अपॉन डी टी विस्थापन बट्टे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होता है, डी वी। सो डी वी इंटू आर, सो ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर होता है। जैसे ये था वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर भी होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये आर आपका नीचे आएगा, सॉरी 1 अपॉन आर, ठीक है। ये आर आपका नीचे आएगा तो जो ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे यहां बना था वैसे ही बनेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, या रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या होता है, ठीक है। ये आपके एंगुलर मोशन के रहे। इन्हीं से आप अपना तीनों न्यूटन्स के जो फॉर्मूले या इक्वेशन आपने लिखी थी तीनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। ए की जगह पे फाई लिख लीजिए, वी और यू की जगह पे ओमेगा और ओमेगा नॉट लिख लीजिएगा। और जितने वो 3 फॉर्मूले आपने न्यूटन के लिखे थे उन तीनों में ये अगर वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ लॉ किसके लिए बनेगा, आपका न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ लॉ बन जाएगा आपके लिए सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए आपका ये सारा का सारा इक्वेशन बनता है। एक सर्कुलर मोशन इस तरीके से काम करेगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरीके से आपके काम करेंगे। ये तब काम करेंगे जब आप एक वृत्तीय पाथ पर गति कर रहे हों। ये आर होता है और मैक्सिमम टाइम जैसे आपने थीटा देखा होगा, सो आर इंटू थीटा अगर आप करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा। ऐसे ही वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी में भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा और एक्सेलरेशन में भी आपको यही रिलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एंगुलर के अंदर के जितने भी फॉर्मूले थे लगभग हमारे कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका एक चीज़ इसके अंदर और बच जाती है, उसे थोड़ा सा देख लेंगे। ये उतार लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर आपको और देखनी है, वो देखिए। उसके जब हम फोर्स पढ़ लेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बस मैं एक चीज़ और समझा दूं आपको, जब यही हो रहा हो
आपने इस तरीके से किसी एक तागे में बंधी हुई चीज़ को पकड़ा और ऐसे आप घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन होगा। ये देखिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन होगा चीज़ का, ऐसे घूमेगी वो, लेकिन एक फोर्स अंदर की तरफ उसे हमेशा खींचे हुए होगा, एक फोर्स उसे हमेशा अंदर की तरफ खींचेगा और उसी समय पे एक फोर्स उसे बैलेंस करेगा बाहर की तरफ। तो ऐसे दो अलग अलग फोर्स इसके अंदर काम करते हैं, एक को अभिकेंद्र और एक को अपकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो इसमें भी आपको यही जो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है वह दिखाई देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इतना क्लियर है, लगभग आपके वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये सारे कवर हो गए। और अब थोड़ा सा हम फोर्स की तरफ चलेंगे। फोर्स की तरफ जाने के बाद फिर हम आपका न्यूटन्स लॉ की तरफ आएंगे, ठीक है। फोर्स एक बार कवर कर लेंगे थोड़ा सा और फिर न्यूटन्स के लॉ की तरफ भी आएंगे, या एक तरीके से मान के चलिए लगभग हम साथ साथ ही चलने वाले हैं, ठीक है, साथ साथ ही चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम। न्यूटन्स लॉ या न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ या फिर न्यूटन के नियम। न्यूटन ने 3 अलग अलग नियम दिए। पहला जो नियम न्यूटन ने दिया वो इनर्शिया से रिलेटेड है और इनर्शिया को जड़त्व कहा जाता है। दूसरा जो नियम है न्यूटन का, उसका रिलेशन आपके संवेग से है, ठीक है, उसका आपका जो रिलेशन है वो किससे है, संवेग से है, P = m/v। तीसरा जो है वो आपका क्रिया और प्रतिक्रिया से है, एक्शन रिएक्शन जिसे कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया इसे कहा जाएगा एक्शन रिएक्शन, और संवेग को कहा जाता है मोमेंटम, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, ऐसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखना हो लिख लीजिए। इनर्शिया, अ बॉडी विच इज इन रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन इट। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गति अवस्था में है तो वो गति में रहेगी या रहने का प्रयास करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कहने का मतलब अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो ये रुके रहने का ही प्रयास करेगी, रुकी रहेगी जब तक इस पर बाहर से कोई बल काम ना करे। ये किसने कहा, ये कहा न्यूटन ने, न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के नियम पे, जो इससे पहले गैलीलियो आ चुका है एक बार, ठीक है। इनर्शिया का जो मोशन लॉ दिया वो किसने दिया, न्यूटन ने दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद जड़त्व या इनर्शिया। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में या XYZ प्लेन के बारे में बताया था। तो कई फ्रेम्स होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है, अजड़त्वीय फ्रेम कहा जाता है, अजड़त्वीय क्षेत्र या अजड़त्वीय तंत्र कहा जाता है। एक और चीज सुन लीजिए पहले, आप फिजिक्स के अंदर जब भी किसी चीज का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बोतल है जिसका अध्ययन मुझे करना है, मैं इस बोतल की स्टडी करना चाहता हूँ कि इस पर कितना फोर्स है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, क्या कुछ है। तो ये बोतल या वह पार्ट जिसका आप स्टडी करने वाले हैं, मान लीजिए यही वह बोतल है जिसकी आप स्टडी करने वाले हैं, और इसके चारों तरफ जो कुछ है उसके बाद ये आपकी 2 चीज़ें जनरेट करेंगी। ये एक चीज़, इसका मैं स्टडी करूँगा, एक चारों तरफ जिसका प्रभाव इस पर होगा। इन 2 चीज़ों को फिजिक्स की लैंग्वेज में इस तरीके से पढ़ा जाता है। स्टडी जिस चीज़ की करनी हो उसे कहा जाता है सिस्टम। जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई स्टडी करनी हो, अध्ययन करना हो जिस चीज़ का, उसे सिस्टम या तंत्र कहा जाता है।
और वह चीज जो इसके बाहर है, जो इस पर प्रभाव डालेगी, उसे इसका पर्यावरण, आवरण या एनवायरमेंट कहा जाता है। उसे इसका पर्यावरण या एनवायरमेंट कहा जाता है। मतलब अब इन तीनों फ्रेम्स को, इन तीनों नियमों को आप इस तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए आप एक पत्थर का स्टडी करना चाहें तो पत्थर तंत्र है, बाकी सब एक्सटर्नल उसका एनवायरनमेंट है। वह पत्थर अपने फ्रेम में तब तक बना रहेगा या वह सिस्टम अपने तंत्र पर तब तक बना रहेगा जब तक बाहर से कोई उस पर प्रभाव ना पड़े, फोर्स ना लगे, यानी कि पर्यावरण का प्रभाव ना पड़े। अगर कोई बॉडी, कोई तंत्र ऐसा तंत्र है जो इस फ्रेम में रहता है, न्यूटन के तीनों नियमों का पालन करता है, उसे इनर्शियल या जड़त्वीय तंत्र कहा जाता है। इनर्शियल फ्रेम या जड़त्वीय तंत्र कहा जाता है। वहीं कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन इनर्शियल होती हैं या न्यूटन के तीनों नियमों का उसी रूप में पालन नहीं करती जैसा न्यूटन ने दिया। ठीक है, न्यूटन ने जो कहा, मान लीजिए क्रिया प्रतिक्रिया है, मैंने इस बोर्ड पे मारा, इस बोर्ड ने उतने ही फोर्स से मुझे मारना चाहिए, पर अगर इसने नहीं मारा तो हम कहेंगे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। क्या समझे, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और नहीं तो ये इनर्शियल फ्रेम में है। अब इनर्शिया का लॉ समझ में आ गया न्यूटन के, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या तब तक गति में रहेगी जब तक बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, अब आइए इधर संवेग में या मोमेंटम का जो लॉ था उसमें ये कहा था, वैसे तो टिपिकल लैंग्वेज में है, पर इतना समझिए कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तब तक मोमेंटम या संवेग क्या रहता है, स्थिर रहता है, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहता है। जब तक कोई बाह्य बल काम ना करे तब तक संवेग संरक्षित रहता है। संवेग होता है P = m × v। एक तरीके से आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बाह्य बल का प्रभाव ना होने पर, बाह्य बल का प्रभाव ना होने पर ये जो v है ये अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो पहला नियम था लगभग वैसा ही कुछ है। ठीक है, अगला है क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन। इसका सिंपल सा मतलब था, आपने धक्का दिया तो वो भी आपको धक्का देगा। प्रत्येक क्रिया के खिलाफ बिल्कुल बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी रिएक्शन या फॉर ईच रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही क्या था, थर्ड लॉ था। कहने का मतलब अगर इस तरफ को कोई बल लगा तो उसके ही जितना बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उतना ही लगेगा, बट अपोजिट लगेगा। इसको ऐसे लिखा जाता है कि F12 = -F21, उतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F एक्शन = F रिएक्शन, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन का। तीनों समझ में आ गए तो दूसरे वाले को स्टार्ट करेंगे। इनर्शिया ज्यादा टफ नहीं था, वो समझ में आ गया। एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंटम देखिए, P = होता है m × v। P = होता है m × v। संवेग परिवर्तन की दर, द चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम, या dp कर लीजिए इसे, dp/dt। मैं संवेग परिवर्तन की दर निकालूंगा तो अगर मैंने dp/dt किया तो मैं यहां भी d/dt ऑफ m × v करूंगा। मैथ्स वाले इसे ज़्यादा बेसिक से समझ पाएंगे, बायोलॉजी वाले इतना समझिए कि मैंने दोनों तरफ अवकलन कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अवकलन कर दिया। या मैंने ये कहा कि अगर पहला p इतना था, दूसरा p इतना है, तो p2 - p1 कितना होगा किसी एक समय के सापेक्ष। मान लीजिए 10 सेकंड में p2 कितना चेंज हुआ संवेग, उसको ऐसे लिखते हैं dp/dt। अगर इस तरफ d/dt लिखा तो उस तरफ भी लिखूंगा, लिख दिया। = कितना, यहां देखते रहिए, dp/dt = m तो कांस्टेंट है, मास तो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो वेलोसिटी, तो ये आया dv/dt बराबर, मास अपनी जगह में बरकरार है, मास ऐसा ही रहेगा। और दूसरी चीज dv/dt, dv/dt ये हमने पहले पढ़ा है, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन या त्वरण, और संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। यही कहा है इसके अंदर सेकेंड लॉ में।
क्या संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकला F इज इक्वल टू m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इज इक्वल टू ma हमारा सेकेंड लॉ से निकलता है। अब एक चीज और देखिए, अगर बाय द वे F इज इक्वल टू dp अपॉन dt है, यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो क्या होता है, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो झटका पड़ता है हाथ में, यह है क्रिया प्रतिक्रिया। इसके साथ में कुछ संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप बॉल को कैच करें तो आप इस तरीके से हाथों को पीछे खींचते हैं ताकि जब तक कि वो बॉल क्रिया प्रतिक्रिया करे हाथ से, तब तक आप धीरे धीरे बल के द्वारा उसके फोर्स को कम कर दें जो बॉल लगा रही है। इससे क्या होगा, हाथ में कम लगेगी। इसीलिए जब भी कैच किया जाता है बॉल को आराम से पीछे खींचा जाता है। अब यहां देखिए, संवेग संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना हो तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। संवेग परिवर्तन की दल को बल कहा जाता है। मान लीजिए बाहर से लगाया गया बल शून्य हो, बल लगाया ही नहीं गया, तो बल नहीं लगेगा तो F की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो dp बराबर dt 0। किसका अवकलन शून्य होता है, किसका अवकलन शून्य होता है, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d dt ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। यही तो संवेग संरक्षण का नियम था। जब भी बाह्य बल कार्य ना करे, संवेग कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है। तो इफ f इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमें फोर्स निकाल चुके हैं, F इज इक्वल टू ma निकल चुका है, अगर बल निकल गया तो बल की तरफ चलेंगे और बल को ही पढ़ेंगे। न्यूटन के तीनों लॉज से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस पे नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब थोड़ा सा बल की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। फोर्स या बल, फोर्स या बल वह बाह्य कारक है या वह एक्सटर्नल रिएजेंट है जो या तो गति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है, कंडीशन स्टेबल या मोमेंट में चेंज करता है, या चेंज करने का प्रयास करता है। बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या तो ट्राई करेगा या चेंज ही कर देगा। जैसे मैंने इस पर धक्का लगाया, क्या इसकी परिस्थिति चेंज हुई? नहीं। लेकिन मैंने बल लगाया तो बल इसकी स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा, या मैंने इस पे बल लगाया, इसकी स्थिति बदल गई तो या तो बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। ऐसा बाह्य कारक बल कहलाता है। ऐसा एक्सटर्नल रिएजेंट जो है उसको फोर्स कहते हैं। बाह्य कारक होता है, एक्सटर्नल रिएजेंट होता है जो ऐसे काम करेगा, उसे फोर्स कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, फोर्स को भी डिराइव किया गया है। एक होता है फील्ड फोर्स, यानी कि क्षेत्र आधारित बल, फील्ड फोर्स या क्षेत्र आधारित बल। एक होता है कांटेक्ट फोर्स या संपर्क आधारित बल। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, संपर्क आधारित बल। एक होता है फोर्स ड्यू टू अदर बॉडीज, बाह्य वस्तुएं या अन्य वस्तुओं के कारण बल या अन्य कारकों के कारण बल। तीनों का मतलब समझिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कंसेप्ट, बड़ा आसान सा है। देखिए, फील्ड या क्षेत्र आधारित बल ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें टच करने की जरूरत नहीं रहती। मान लीजिए आपने ऊपर से किसी चीज को फेंका, धरती गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसे नीचे खींचने पर, क्या दोनों में संपर्क हुआ, कांटेक्ट हुआ? नहीं, पर खींचा। इस तरीके का बल, या आपका वेट, आपका भार, वेट क्या होता है? m × g।
आपका द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या त्वरण, धरती की वजह से गुरुत्वीय त्वरण, वेट। ये किसका एग्जाम्पल है? क्षेत्र आधारित बलों का या फील्ड बेस्ड जो फोर्स है उनका। कांटेक्ट या संपर्क का बेस्ट एग्जाम्पल फ्रिक्शन है या घर्षण, जिसमें संपर्क की आवश्यकता है। ये देखिए, मोशन जब हुआ, ये वाला हाथ अपोजिट दिशा में बल लगाएगा, इसे फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। जैसे मैं इस पर चौक से लिख रहा हूं, ये फ्रिक्शन है। मैं इसे ऊपर की तरफ ले गया, बोर्ड इसे नीचे को खींच रहा है, इसी चक्कर में इससे कुछ जो ये चीजें डस्ट निकल के आ रही है, ब्लैक बोर्ड पर छप रही है, इसे फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स का, संपर्क आधारित बलों का। अदर बॉडीज या अन्य कारकों में आपका बल ले लीजिए, स्प्रिंग का फोर्स ले लीजिए। स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस पर कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है, F = K × X। ठीक है, तो ये संपर्क आधारित बल और अन्य वस्तुओं पर, अन्य बॉडीज पर आधारित 3 प्रकार के बल होते हैं। वैसे कॉमन फॉर्मूला जो F का था वो हमने पढ़ा, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन या डायन, DYNE डायन। न्यूटन MKS पद्धति में, वो CGS पद्धति में। SI यूनिट न्यूटन मानी जाती है, डायन भी इसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, F = ma। ये आपका फोर्स का काम हो गया। हाँ, इससे एक और चीज सुनिए, यहाँ अदर बॉडीज के अंदर कभी कभी आपने एक रस्सी से मान लीजिए किसी लोलक को लटका दिया, किसी हैवी बॉडी को लटका दिया, डोरी पर तनाव या टेंशन होगा, वह भी यहीं आता है। टेंशन या तनाव बल भी अन्य कारकों में आता है। तो एक प्रश्न लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए, लिखिएगा, a wire in which 5 kg mass, a wire in which a 5 kg mass was hanged, a wire in which a 5 kg mass was hanged, suddenly broke, what will be the tension in wire? What will be the tension in wire? What will be the tension in wire? एक धागा या एक तार जिस पर 5 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया है, एक धागा या एक तार जिस पर 5 किलोग्राम का भार लटकाया गया है, अचानक टूट जाता है, अचानक टूट जाता है। इस स्थिति में तार पर तनाव ज्ञात कीजिए, इस स्थिति में तार पर तनाव ज्ञात कीजिए। ये जर्नल क्वेश्चन है। मान लीजिए तनाव किसी में टूट जाए, तनाव कैसे लगता है देखिए, 5 kg नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसे हम M × G कहेंगे, इसी के ऑपोजिट ऊपर की तरफ इस डोरी पर एक खिंचाव पैदा होगा जिसे टेंशन कहा जाएगा, तनाव। अगर ये डोरी टूट जाए तो क्या होगा? ऐसे तो यह टेंशन भी इसी mg के बराबर होगी, पर अगर ये डोरी बीच से टूट जाए तो टेंशन = 0 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। फैक्ट है, लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए ये फैक्ट। जब भी कोई डोरी या ऐसी कोई तार टूट जाए तो तनाव 0 हो जाता है। When the wire of any tension broke, the tension will become 0। जब भी कोई खिंचा हुआ तार टूट जाए तो उस पर तनाव 0 हो जाता है, उस पर तनाव 0 हो जाता है, उस पर तनाव 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। यहां से तनाव भी हो गया हमारा, बल हो गया, बल से संबंधित ही एक है इम्पल्स। इम्पल्स को कहा जाता है आवेग। आवेग का साधारण सा मतलब होता है कि किसी बल का कितना प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना रहा, और इसे दिखाया जाता है I = कितना बल
कितने समय तक लगा, यही इम्पल्स है। I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इस दीवार पर 5 मिनट के लिए अगर मैं 5 न्यूटन का बल लगाए रहूं तो इस पर कुल कितना बल का प्रभाव पड़ेगा, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 न्यूटन का प्रभाव इसके ऊपर, 25 न्यूटन सेकंड का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। इसे ही क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज, थोड़ा सा संवेग और काइनेटिक एनर्जी में संबंध है, गतिज ऊर्जा व मोमेंटम में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आवेग को छोड़िए, संवेग और काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। आपको फॉर्मूला वाइज लेकर चलता हूं। आपने संवेग यानी कि P बराबर m इंटू वी पढ़ा था, दोनों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हुआ। अब देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं 2/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा यही आएगा। इसे इस तरीके से लिखिएगा, 2 इंटू, ध्यान से देखिए, m, ये 2 ये m एक जगह, बचा हुआ पोर्शन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, हाफ, ये 2 और 2 पूरे हो गए, एक m बचा है, m, एक वी स्क्वायर बचा है, तो यह इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू के। तो अगर मास जो कि द्रव्यमान कांस्टेंट है, उस स्थिति में एक ही बॉडी के लिए P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है। काइनेटिक एनर्जी संवेग के साथ इस तरह से परिवर्तित होती है। अगर प्रश्न आए तो सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से आप K भी निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। ये दो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच के संबंध है। ये इसकी डेरिवेशन है, काम नहीं आएगी, फिर भी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इससे आपके फंसने के चांसेस जरूर है। चलिए, यह भी ठीक है, P कांस्टेंट भी हो गया, आवेग हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट फोर्स का ही है, देख लीजिए। फोर्स का ही कंसेप्ट है। मान लीजिए एक दरवाजा इस तरीके से है, ये दरवाजा, ये आपका दरवाजा है, यहां पे जो है आपका, इसको घुमाने के लिए जो लगे रहते हैं वो है। अब ये एक हैंडल है यहाँ पे, ये एक हैंडल यहाँ पर है। सोचिए ये हैंडल यहाँ ना होकर यहाँ बना होता, तब क्या होता? क्या इस हैंडल से दरवाज़ा खींचना आसान होगा कि इससे? या ये देख लीजिए, ये एक दरवाज़ा है, यहाँ से खींचना आसान है कि यहाँ से खींचना? तो यहाँ से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा दरवाज़ा खींचना उतना आसान। तो जब भी किसी अक्ष के सापेक्ष कोई चीज़ घूमे, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ ऐसे घूमे, जैसे हमारा दरवाज़ा घूमता है गोल गोल, ऐसी स्थिति को टाउ से लिखाया जाता है। इससे टाउ से लिखाया जाता है, ठीक है? ऐसी स्थिति को टाउ से लिखाया जाता है, ठीक है? और टाउ जो है जड़त्व आघूर्ण जिसको हम कह देते हैं, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण या टाउ, टॉर्क कॉमन नेम इसका, टॉर्क या जड़त्व आघूर्ण है। टॉर्क टाउ डिपेंड करता है आपने कितना बल लगाया, फोर्स, उसके साथ में कितना आपने इधर से इधर तक की डिस्टेंस रखी, यानी कि d। सो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी जो है वो आपका बनेगा टॉर्क या जड़त्वाघूर्ण। तो ये d अगर आप बढ़ाएंगे तो कम फोर्स लगा करके भी दरवाज़ा खुल जाएगा। तो जो बहुत बड़े गेट होंगे, बड़े से गेट जो होते हैं, उनका हैंडल कभी कभी हवा से भी खुल जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी बल लगेगा तो d ज़्यादा होने की वजह से वो दरवाजे तेज़ी से खुल जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाउ यानी कि टॉर्क। तो ये कंसेप्ट है टॉर्क का, ठीक है? तो इतना लगभग समझ में आ गया होगा। बाकी एक लिफ्ट का कंसेप्ट है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। होप सो इतना क्लियर होगा। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।